जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेलवे का जो वैकेंसी कुछ निकला है और जो भी आने वाला है उसके लिए जो साइंस का जो क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के सभी पोस्ट के लिए साइंस से क्वेश्चन आता है, तो उसी का हम सीरीज लेके आ रहे हैं। सीरीज नंबर ये 2 होगा, मतलब रेलवे जीके का जो साइंस का सीरीज नंबर ये 2 होगा। एक वाला पहले अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल के, रेलवे वाला जो होगा उसमें जाके देख सकते हैं। रेलवे साइंस जो जीके होगा उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और इतने इसमें ज़रूर बताइए आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हो रहा है, और इसमें कोई भी त्रुटि हो कमेंट में बता सकते हैं। वे हिचक, इसमें कोई दोहरा नहीं है, आप बता सकते हैं जहाँ भी गलती हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैसीय प्रकार का चक्र है? चक्र नहीं है, मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। चक्र का मतलब होता है जिसे पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसको बोला जाता है चक्र, मतलब चलते रहता है। तो इसमें बताइए कौन सा? कार्बन चक्र, उसके बाद नाइट्रोजन चक्र, उसके बाद फास्फोरस चक्र, उसके बाद ऑक्सीजन चक्र। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा तो बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लगाएं सी, तो बिल्कुल सही है, फास्फोरस चक्र। ये गैसीय चक्र नहीं है। कार्बन क्या है? ये गैसीय चक्र है। नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन जितना भी मतलब दलहन वाला पौधा रहता है वो नाइट्रोजन चक्र उसमें चलता है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण चक्र, तो ये सभी है, लेकिन फास्फोरस चक्र नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में समूह 13 में एकमात्र उपधातु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए कौन सा है उपधातु। देखिए उपधातु उसको बोला जाता है जो धातु और अधातु दोनों का गुण होता है, उसको बोलता है उपधातु। तो बताइए कौन सा है? बोरोन है, एल्युमिनियम है, इंडियम है, उसके बाद गैलियम है। तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ये हो जाएगा बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विकृत गंधिता के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो बताइए किसको? भोजन में मौजूद ऑक्सीजन की कमी, उसके बाद भोजन में मौजूद तेल का ऑक्सीकरण, उसके बाद भोजन में मौजूद शर्करा का ऑक्सीकरण, उसके बाद उपयुक्त में से सभी। देखिए ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है, देखिए ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लिए ज़रूरत के लिए, श्वसन के लिए मतलब उपयोगी है। बाकी बात ऑक्सीजन हम लोग के लिए सिर्फ हानि ही देता है। ऑक्सीजन के कारण कोई भी चीज़ सड़ता है, गलता है, खराब होता है, और ऑक्सीजन के कारण आग भी जलता है। अगर मान के चले, अगर नाइट्रोजन वर्तमान में कितना 78% है। अगर नाइट्रोजन में अगर जो नाइट्रोजन का पृथ्वी अगर जो कमी हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन अगर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन अगर इतना हो जाएगा, तो इस पर आग पे नियंत्रण कभी नहीं पा सकते पृथ्वी पर। इतना खतरनाक होता है ऑक्सीजन, ये जलाने में कम आता है। सब चीज़ कोई भी चीज़ खराब जो होता है वो ऑक्सीजन के ही कारण होता है, ऑक्सीकरण के ही कारण होता है। तो ये ध्यान रखें। देखिए अब रस्टिंग में जंग भी लगता है, उसमें पानी और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लगता है। ये ऑक्सीजन बहुत ही खतरनाक होता है, बशर्ते से हम लोग के लिए ऑक्सीजन के लिए अच्छा है। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भोजन में मौजूद तेल का ऑक्सीकरण, मतलब उसको ख़राब करता है, स्मेल भी आता है उसमें, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल किस कार्यात्मक समूह का एक उदाहरण है? तो बताइए मेथेनॉल जो है ना, ये किस कार्यात्मक समूह का मतलब उदाहरण है? बताइए अल्कोहल का, उसके बाद कीटोन का, उसके बाद एल्डिहाइड का, उसके बाद एस्टर का। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी सभी अब जानते होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। इसका फार्मूला आप तो भी जानते होंगे, इसका फार्मूला आता है CH3OH हाइड्रोक्साइड, इसका ग्रुप होता है। तो ये होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अम्ल का भी आप जानते हैं COOH होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम का परमाणु भार क्या होता है? तो अभी सभी जानते होंगे परमाणु भार कैसे निकाला जाता है। देखिए परमाणु भार कैसे निकाला जाता है, कोई भी परमाणु संख्या है उसका दोगुना कर, कोई भी अगर किसी भी परमाणु का अगर जो परमाणु क्रमांक पता है तो आप परमाणु भार उसका निकाल सकते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ का अगर परमाणु कोई भी संख्या का अगर जो सम संख्या होगा ना, तो उसको दोगुना आता है लगभग, उसका परमाणु भार आता है। और परमाणु भार ऊपर में लिखा जाता है कोई भी, और परमाणु क्रमांक नीचे आता है कोई भी तत्व का। तो उसमें देखिए परमाणु भार अगर सम संख्या आएगा तो उसमें 2 से गुना करना है, अगर विषम संख्या आएगा उसमें 2 से गुना करके 1 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है लिथियम का, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो लिथियम किस में नंबर पे आता है? तीसरा नंबर पे आता है। तीसरा का 3 दूनी 6 आ जाएगा, और एक क्योंकि 3 जो आता है 30 नंबर, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, इसमें क्या होगा दोगुना करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 होगा। लेकिन बताए थे ये विषम संख्या है, विषम संख्या रहेगी, 1 जोड़ना पड़ेगा, तो लगभग इसका कितना आएगा? 7 आएगा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है 6 पॉइंट कितना है,
6 पॉइंट है इसमें 9, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, AMU उसको परमाणु भार को उसमें मापा जाता है और मोल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं, इससे भी वही क्वेश्चन है जो अभी आया था पहले। कैल्शियम नाइट्रेट मतलब CaNO3 के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो आप सभी इसको जानते होंगे। देखिए इसको कैसे निकाला, जैसे कैल्शियम का क्या हुआ, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक 20 हुआ, तो 20 गुना कितना करेंगे, 20 गुना 2 करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 11, 11 गुना 2 करेंगे क्योंकि विषम संख्या है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन का देखिए कितना है, ऑक्सीजन का है यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे प्लस लिख देता है। ऑक्सीजन का होल 3 है, ऑक्सीजन का होता है 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 गुना कितना करना पड़ेगा, 3। अब देखिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो गया, और इस पे होल 2 दिया है, तो मतलब जितना 11 दूनी 22 गुना करके फिर इसको 2 से गुना करना, और यहाँ पे 16 या 48 को गुना करके फिर 3 से गुना करना, और सबको जोड़ना है। सबको जब आप जोड़िएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A नंबर हो जाएगा, 164 पॉइंट इतना आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो आप करके देखिए फूट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार धातुओं के लिए असत्य है। ये क्षार धातु के लिए पूछ रहे हैं, तो बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें लिथियम सबसे प्रबल उपचायी कर्मक हैं, तो ये पूछ रहा है। उसके बाद सोडियम प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। उसके बाद लिथियम प्लस जो होता है असाधारण रूप से छोटा होता है। उसके बाद सभी क्षार धातुएं तरल अमोनिया में नीला विलयन बनाती हैं। तो इसमें कौन सा असत्य है। तो देखिए इसमें जो असत्य हैं, इसमें अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं B, तो बिल्कुल सही है। ये सोडियम जो होता है ये उभयधर्मी प्रवृत्ति का नहीं होता है। सोडियम उभयधर्मी नहीं होता है। देखिए उभयधर्मी का तात्पर्य यहाँ पे होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, उसको बोलता है उभयधर्मी। उभयधर्मी बोला जाता है उसको, उभयधर्मी ऑक्साइड उसको बोला जाता है। एक होता है रिडॉक्स अभिक्रिया, उसको भी ध्यान रखिए। ऑक्सीकरण अपकरण दोनों एक साथ होता है, उसको बोलता है रिडॉक्स अभिक्रिया, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ कुछ जो है ना धातु है जो क्या करता है, उभयधर्मी गुण मतलब प्रदर्शित करता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कौन सा होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और होता है जिंक ऑक्साइड ZnO, तो ये सब क्या होता है, उभयधर्मी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका ये जो B नंबर है ये हो जाएगा असत्य, बाकी बात ये सब सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आवर्त सारणी से सवाल है, प्रोडिक्ट टेबल से। इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण, मतलब ये धात्विक गुण पूछ रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है बढ़ता है। उसके बाद आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ये पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है समूह में नीचे से जाने पर। उसके बाद ये पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है घटता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। उसके बाद समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। ये उसके बाद तीसरा में पूछ रहा है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। उसके बाद चौथा में पूछ रहा है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और एक समूह में नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ता है। देखिए आप सभी पीरियोडिक टेबल जानेंगे, इस तरह बना रहता है। इसको जो क्षैतिज रहता है इसको बोलता है आवर्त, और इसे ये जो उदागर वाला रहता है लाइन इसको बोलता है वर्ग। क्या बोलता है, इसको ग्रुप बुलाया जाता है, वर्ग बुलाया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है, तो इसमें जो कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि इसमें जो धात्विक गुण है, तो तत्वों का धात्विक गुण जो होता है, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो ये घटता है। मतलब आवर्त में जब इधर से बाएं से, देखिए इधर बाएं से अगर इधर चलिएगा तो ये क्या होता है, घटता है, मतलब माइनस होता है। इधर से दाएँ से बाएँ चलिएगा तो सॉरी, अगर ऊपर से नीचे, मतलब इसमें ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाने पर समूह में नीचे से, इसमें लिखा है एक समूह नीचे जाने पर, मतलब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, ये बढ़ता है। तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक इसका ट्रिक होता है कुछ का याद करने के लिए, हम बता देते हैं, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ही सब बन जाएगा। देखिए पहले क्या होता है, पहले हम वर्ग लिया है। वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर, उसके बाद इधर हम आवर्त लिए। आवर्त में मतलब ये बाएं से दाएं जाने पर, ये आपको याद रखना। देखिए P4 क्या होता है, यहाँ पे P से होता है परमाणु बंधुता, उसके बाद V से होता है विद्युत धनात्मकता, A से होता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता,
और V से होता है विद्युत ऋणात्मकता, और यहाँ पे धनात्मकता था, ये प्लस था, और ये क्या था ऋणात्मकता, और E से होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये सभी हो गया PVAVE, ऐसे आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पे होता है क्या, अब यहाँ पे ट्रिक होता है BB, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ये होता है PVAVE, इसको बोलता है परमाणु बंधुता। उसके बाद V से होता है विद्युत धनात्मकता, A से होता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। उसके बाद V से होता है विद्युत ऋणात्मकता, E से होता है, देखिए यहाँ पे A से होता है क्या होता है आयनन ऊर्जा। उसके बाद है B से विद्युत ऋणात्मकता, V से, उसके बाद E से होता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता। अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, 2 गो का क्या था, 2 गो बी फॉर बीबी, 2 गो को BB, और 2 BB को 3 गो क्या था, 3 गो G था, क्या था G था। यहाँ पर देखिए B फॉर होता है बढ़ना, क्या होता है बढ़ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर परमाणु बंधुता जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो ये बढ़ता है, ठीक। उसके बाद विद्युत धनात्मकता, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो यह क्या होता है बढ़ता है। लेकिन आयनन ऊर्जा क्या होता है, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाएगा तो घटता है। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो ये क्या होता है घटता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाइएगा तो ये घटता है। अब देखिए इसका ये अपोजिट होता है, जब आवर्त में जाइएगा तो यह क्या होता है, ये होता है घटेगा, ये भी घटेगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अब इसको 2 बार देखिएगा समझ में आ जाएगा, रोक के देखिएगा तो फिर इसको समझ में आ जाएगा। फिर से बोलता है, इसको बोलता है विद्युत, पी से होता है परमाणु ऊर्जा, उसके बाद विद्युत धनात्मकता, उसके बाद ए से इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, उसके बाद होता है V से होता है विद्युत ऋणात्मकता, सॉरी ए फॉर होता है आयनन ऊर्जा, और B फॉर होता है विद्युत ऋणात्मकता, E से इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यही होता है इसका, ये सभी याद रखिएगा चारों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पाँचों, 1 2 3 4 5, ये पाँचों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको लूसेंट में भी देख लीजिए, उसमें दिया गया है, आप देख लीजिएगा। यही होता है 2 BB को 3 गो G था, बाकी बात इधर घटता है, इसका अपोजिट होता है, यही था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग करके कठोर साबुन बनाया जाता है, मतलब हार्ड साबुन इसका उपयोग करके बनाया जाता है। बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए इसमें कौन सा मतलब सही होगा, मतलब ये कठोर साबुन किससे बनाया जाता है। तो अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें 1 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मतलब सॉलिड, याद रखिएगा, इससे क्या होता है ठोस साबुन बनाता है। उसके बाद एक होता है मुलायम साबुन, ये मृदु होता है, सॉफ्ट साबुन, ये किससे बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किससे बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ध्यान रखिएगा। ठोस बोलेगा तब सोडियम, सॉलिड मतलब ठोस। उसके बाद पोटेशियम से क्या होता है मृदु मतलब सॉफ्ट साबुन, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को निम्नलिखित में से किस तरल में रखा जाता है। बताइए, दूध में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, मिट्टी तेल में रखा जाता है, उसके बाद नारियल तेल में रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु है, ये मतलब वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है, तीव्र अभिक्रिया करती है, इसीलिए इसको किस में रखा जाता है मिट्टी तेल मतलब केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो न्यूलैंड लॉ ऑफ मतलब ऑक्टेन से जो दिया था सीमाएं में से एक नहीं है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया था ना, उससे मतलब कौन सा इसमें एक नहीं है। तो बताइए, उस समय जो न्यूलैंड ने जो किया था खोज, उस समय सभी तत्वों की खोज न्यूलैंड के समय तक हो चुकी थी, कौन सा इसमें सही नहीं। बताइए, उसके बाद यह केवल कैल्शियम तक के तत्वों के लिए ही लागू था। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है, कुछ समान तत्वों को एक दूसरे दूर रखा गया था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, न्यूलैंड ने जो नियम दिया था, न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था, उस समय मतलब टोटल तत्वों की संख्या था उसमें 56 ही था। कितना था 56। न्यूलैंड अष्टक नियम, अष्टक मतलब 8 लिखिएगा, और 8 को 1 घटा के जब 7 से गुणा कीजिए तो 56 आता था। तो न्यूलैंड के समय को टोटल जो एलिमेंट मतलब तत्व थे उस समय 56 था। और इसने जो सजाया था ये परमाणु क्रमांक से समाया था, कि ये बताया था कि पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर होता है, जैसे कि स्वर में होता है सारे गामा पदा नी, जो बताया था पहला तत्व 8वें तत्व के बराबर होता है, लेकिन ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। इसीलिए उस समय ये सभी तत्वों का खोज नहीं हो चुका था। ये वर्तमान 118 है, उसमें 56 ही था। जो पहला नंबर जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और उसमें 56 ही तत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव है? तो बताइए। ग्लोबल वार्मिंग का मिट्टी के क्षरण की प्रक्रिया का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव ग्रह पर सबसे शुष्क क्षेत्रों के रेगिस्तान में योगदान दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग कीटों आक्रामक खरपतवारों और बीमारियों के प्रसार को प्रभावित कर रहा है जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं। तो उपयुक्त में सभी। तो इसका देखिए ग्रीन हाउस जो गैस होता है, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने का मतलब ये कार्य करता है। ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, इसमें और उपयुक्त में सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही होता है कि मतलब पूरा मतलब पृथ्वी का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ना। जैसे पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर भी कितना है, एवरेज में 15 डिग्री सी। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ध्रुव का बर्फ पिघल जाएगा, जो भी समुद्री इलाका ये सब डूब जाएगा। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पटाखों में किया जाता है? तो बताइए किसका किया जाता है? सोडियम का, कैल्शियम का, सल्फर का, उसके बाद फास्फोरस का। तो इसमें दिए करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन नंबर आप लगाए हैं, ऑप्शन नंबर आप लगाए इसमें मतलब 4, तो आपका बिल्कुल सही है। फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए हरा रंग जो होता है, इसमें पटाखे में जो हरा रंग होता है ये बेरियम के कारण होता है। उसके बाद लाल रंग जो होता है स्ट्रांसियम के कारण होता है। उसके बाद पीला रंग जो होता है सोडियम के कारण होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कर्म में प्रयुक्त खनिजों से जुड़ी अशुद्धियों को सामूहिक रूप को डैश कहा जाता है। देखिए अयस्क, कोई भी चीज़ का धातु की प्राप्ति होता है अयस्क से रहता है और उसमें अशुद्धि रहता है, उसको बोला जाता है गैंग। क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। ठीक, कोई भी धातु, सभी जो अयस्क होता है, सभी धातु, देखिए सभी जो धातु होगा वो अयस्क होगा, लेकिन सभी अयस्क धातु नहीं होगा, क्योंकि अयस्क में अशुद्धि भी छुपा रहता है, उसी को गैंग कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैस संबंधित से 2 नियम पूछा है। इसमें पूछ रहे हैं चार्ल्स के नियम का पालन करता है। देखिए चार्ल्स का तो हम बता देंगे। एक होता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम जो होता है वो रहता है ताप उसमें कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है। अब पूछ रहा है इसमें चार्ल्स का नियम। बताइए चार्ल्स नियम में किसका पालन करता है? स्थिर आयतन का, स्थिर आयतन और दाब का, स्थिर तापमान का, स्थिर दाब का। तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर लगाया है डी, तो बिल्कुल सही। ये चार्ल्स का जो नियम होता है ये दाब से संबंधित है, और बॉयल का नियम होता है वो ताप से। देखिए कोई चीज़ को अगर बॉयल कीजिएगा तो उसमें टेम्परेचर चाहिए, ताप चाहिए, इसे याद रखिएगा। तो बॉयल का नियम ताप से संबंधित है और चार्ल्स का नियम है दाब से संबंधित। ये नियम ने बताता है। इस नियम का जो दिया था, इसने दिया था चार्ल्स ने, ये दिया था 1783 ईस्वी में दिया था। ये ध्यान में रखिएगा 1783 में इसने बताया था जी, ये नियत अगर स्थिर दाब पर मतलब भी समानुपाती टी होता है, मतलब वॉल्यूम ताप के समानुपाती होता है। इसे अनुक्रमणुपाती बोला जाता है, लेकिन व्युत्क्रमणुपाती अलग हो जाता है। समानुपाती और अनुक्रमणुपाती दोनों एक ही होता है। चार्ल्स ने बताया था कि स्थिर दाब पर गैसों के बीच उसके आयतन जो होता है उसके ताप के अनुक्रमणुपाती होता है, अर्थात ताप उसके आयतन के अनुक्रमणुपाती होता है, ये बताया था। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप बताइए वीडियो कैसा लगा और कितना आपका सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।